हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाइकर्स। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के करंट के जो पेपर हुए हैं जून 2024 में जो पेपर हुआ है बॉर्डर का, उसका मैथ सेक्शन देख रहे हैं। इससे पहले एक पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट भी बना ली है हम लोगों ने इसी की, ठीक है। जितनी भी क्लास हुई हैं डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, जून 2024 से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी भी क्लास हुई हैं वो सारी की सारी वहाँ पे डाल दी है, सीक्वेंस के साथ आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जितने भी पेपर हैं सारे के सारे कर रहे हैं हम डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो देखते हैं आज का पेपर कैसा है। जो वेतन है शिवम एक व्यक्ति है। शिवम का वेतन महाजन के वेतन से 30% अधिक है। तो देखो, शिवम का वेतन महाजन के वेतन से, तो इसको हमने 100 माना, इसको 100% माना, तो शिवम का वेतन कितना हो गया, 130% हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? 130% हो गया। चलिए ठीक है। अब देखो, उसने कहा कि महाजन का वेतन शिवम के वेतन से कितना कम है। तो महाजन का जो वेतन है शिवम के वेतन से, देखो 30 ही तो कम है, लेकिन उसने कहा कि शिवम के वेतन से तो जो बेस होगा से बेस होगा, ठीक है। किससे? शिवम के वेतन से। तो बेस क्या होगा? शिवम का वेतन। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 30 ज़्यादा है तो 30 ही कम है, नहीं जी, क्योंकि उसने बेस कह दिया किसका? शिवम का। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि शिवम का वेतन महाजन के वेतन से कितना % अधिक है, तो आंसर 30 होता। लेकिन जो चीज़ उसने दे रखी है वो क्यों पूछेगा? उसका अपोजिट पूछता है हमेशा, ठीक है। तो 0 से 0 काटा तो ये आ गया हमारे पास 300। 300 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 13 से। तो 13 दूनी 26, ठीक है, और 4 गया और ये जाएगा हमारे पास 13 तिया 39। तो 23% हमें यहाँ पर दिखा और अप्रॉक्स में हमने लगाया और आगे बढ़ गए। तो बोलो कि हाँ हमें समझ आया और इतनी बात क्लियर है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि 13 आदमी किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 65 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, देखो एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, M1 D1 और H1 अपॉन में वर्क, ठीक है, बराबर में M2 D2 और H2 अपॉन में वर्क। अब इसमें जितनी चीज़ें आपको दी जाए उतनी चीज़ें लगा दो, बाद बाकी जो चीज़ें नहीं दे रखी उसको छोड़ दो। जैसे उसने क्वेश्चन में कहा कितने आदमी हैं, 13 आदमी हैं। 13 आदमी कितने दिन काम किया, ये डेज है, ये आर है ना। कितने दिन काम किया देख लें एक बार, 22 दिन काम किया। अब देखो 22 दिन, एच से एच कैंसिल आउट ही कर दो, बात खत्म हो गई। वर्क से वर्क कर दो, नहीं दे रखा हमें तो। अब देखो 13 आदमी 22 दिन तक काम करेंगे तो इसका मतलब वर्क ही होगा। अरे कोई व्यक्ति 4 दिन तक काम कर रहा है तो कोई ना कोई तो काम करेगा ही करेगा वो, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया। उसने कह दिया M2 कितने हैं हमारे पास, 65 आदमी। 65 आदमी कितने दिन तक, है ना, कितने दिन तक। तो इसका मतलब D2 की वैल्यू निकालनी है हमें, D2 की वैल्यू। तो 13 पंजे 65, है ना। अब यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू, अब देखो ये 22, ये 5 नीचे चला जाएगा ना, जब भी तो D2 की वैल्यू आएगी। तो 22/5 हमारे पास D2 की वैल्यू निकाल दी, 22/5। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 22/5 रखा है, D2 की वैल्यू निकाल दी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि 3 में क्या दिया गया है हमें, है ना। 3 में कहता है 125 किलोग्राम 569 किलोग्राम का कितना % है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है कि 125 किलोग्राम कितना, 569 किलोग्राम का। देखो जिसका कहता है ना वो बेस होगा, जिससे कहेगा, का कहे से कहे, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा, इसे आधार कहते हैं, अपॉन में 100। बात क्लियर है। बस अब ये कटेगा तो है नहीं, इसको ऐसे ही काट लेते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास 12, 2 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पर आ गई और ये ऐसे आ गया, है ना। तो 5 6 9 आ गया हमारे पास। अब इसको इससे भाग करेंगे तो 1250 से जाएगा तो 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हो गया।
5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, यहाँ से 10 ये आ गया 2, है ना, और यहाँ आ गया 1 और यहाँ पर भी आ गया 1। 0 ले ली, नहीं जाएगा क्योंकि, तो ये हो गया 1120। अब इसको 2 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 1 बार लेके चलेंगे। 569, है ना, 1 माइनस कर दिया और यहाँ बचा 2, 1 11, 11 में से 5, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। सही घटा है क्या हमने? सही घटा दिया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे या 0। अब देखो ये 5 4, तो ये कितना है हमारे पास 500, तो 5 निम 45, ठीक है, तो इसका मतलब लगभग 9 बार चला जाएगा। और इसको यहीं पर रोकेंगे और आगे चले जाएंगे, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया दिमाग की नस फट जाती है ज़्यादा जोर देने से। 21.9% आपका आंसर होगा। बात क्लियर है? बाकी सारी मजाक की बात, ये सीरियस बात है। 21.9% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, क्यों हम 7 लेके आएँ, क्यों कैलकुलेट करें, इतना समय नहीं होता पेपर में। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। किसी को चैप्टर करना है तो वो तो बहुत डिटेल में चीज़ें जाती हैं, वो चैप्टर में हम लोग समझेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि ढूंढने में आसानी हो। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, आशीष ने अजय से 8.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि आशीष को 5 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना 16,400 रुपये चुकाना पड़ा तो मूल राशि क्या थी? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एसआई का है और एसआई की जो वैल्यू दे रखी है 16,400 दे रखी है क्वेश्चन में आपको, और साथ ही साथ क्या दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 8.2%, टाइम जो दे रखा है वो 5 वर्ष दे रखा है ना। बस, तो अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, पी निकालना है तो SI गुणा 100 अपॉन में R गुणा T, ठीक है। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू निकालनी थी और हमारे पास SI कितना आ गया 16,400, है ना, मल्टीप्लाई में और इनटू में 100, ठीक है। और रेट की जगह रेट, टाइम की जगह टाइम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, ये दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पहले देखेंगे कितने अंक है, इसके बाद 1 अंक है ना, तो इसका मतलब यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। देखो 82 दूनी 164 होता है, 2 0 एज इट इज़ यहाँ पर आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 0 बची थी, 1 0 एज इट इज़ आ गई। अब देखो पी की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 40, तो ये आ ही गया। कितनी जीरो है, 3 0 है, 3 0 एज इट इज़ लगा दी। आंसर विल बी 40,000। बोलो हाँ कि समझ आया हमें। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 115 और 132 मीटर लंबाई के 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रही हैं, उनकी चाल दे रखी है 11 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी? ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2 ट्रेनें आपस में ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है, उनकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। 2 ट्रेनों एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी जो लेंथ है वो ऐड हो जाती है। लेंथ कहें या फिर डिस्टेंस कहें, दोनों का ऐड हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर सेम डायरेक्शन है तो भी ऐड होगा, विपरीत डायरेक्शन है तो भी ऐड होगा। ये आप बात याद रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ऐड, डिस्टेंस जहाँ भी दिखेगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डिस्टेंस को जोड़ लिया हमने, तो 115 और कितना है हमारे पास 132, 7 4 2, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 247, ठीक है। स्पीड, देखो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जैसे विपरीत जा रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड घट जाती है। बात क्लियर है? यहाँ क्या कर रहे हैं, ये अपोजिट चल रहे हैं। और स्पीड हमें कितनी दे रखी है, एक स्पीड हमें दे रखी थी इसने क्वेश्चन में 11 और एक दे रखी 8, तो 11 और 8 को जोड़ेंगे तो 19 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, ठीक है ना। हमारे पास डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 247 और स्पीड कितनी है 19, है ना। तो 19 से काटा, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ये आ जाएगा 13 सेकंड। 13 सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोग समझ गए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की और देखते हैं कि 6 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 6 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एम ने एक वस्तु एन को 22% की हानि पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करना पहले, ठीक है। एम ने एक वस्तु एन को 22% की हानि पर रुपये 780 में बेची, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 डालेंगे। एम ने एक वस्तु एन को बेच दी है 22% की हानि। इसका मतलब इसने 100 रुपये की थी, हम ऐसा मान के चलते हैं 100% की थी, 22% की हानि पर बेची। तो इसका मतलब 22% की हानि मतलब कि 100 में से 22 घटाएंगे तो 78 की बेच दी, है ना। इसने इसको बेची है, एम ने एन को बेची है, ठीक है। और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जी बेची गई है 780 रुपये की, 780 की। या इसको ऐसे रख लेते हैं कि 78% की बेची है और वो कह रहा है जी 780 की बेची है, ठीक है। तो 78% की वैल्यू कितनी हो गई, 780 हो गई। हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सीपी कितना है। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ से हमने 78 रखा, जैसे ही 78% होगा, परसेंट का साइन यहाँ से हटेगा और यहाँ 100 बन जाएगा। या फिर कह सकते हैं इस 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। इससे काटा तो ये आ गया 10 बार, तो यहाँ से कैलकुलेट करिए 3 0 आ गई। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो इसका सीपी था, किसका, एम का जो सीपी था वो 1000 रुपये था। एम का सीपी कितना था, 1000 रुपये था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एन ने इसको 780 में ख़रीदा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है और आर को उसे अच्छा इसकी मरम्मत में 240 रुपये लगा दिए एन ने, 240 रुपये लगा दिए। तो ये हो गया 8 4 12 1020, 1020। अब इसी रेट में उसने आर को बेच दी है, आर को बेच दी। एक मिनट आर को 1 मिनट देख लेते हैं। आर को उस कीमत पर बेचा। अच्छा आर को नहीं भाई, 1020 में नहीं बेची आर को, कह रहा है कि आर को उस कीमत पर बेचा कि एम को 25% का लाभ हो। आर को उस कीमत पर बेचा कि एम को 25% का लाभ हो, तो एन द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, 1000 रुपये की वस्तु है, 25% का लाभ कैसे निकालेंगे हम, 125 भाई लाभ हो रहा है 100% की वैल्यू 125 पर बेची जा रही है। तो इसका मतलब 125% मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने यहाँ से निकाल दिया कितना, अपॉन में 100, 20 से 20, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1250। देखो या तो आप इसका 25% निकाल दो 1200 का, तो 250 बनेगा। तो 1000 में 250 जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 1250 से। दोनों बात एक ही होती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 1250। इसका मतलब ये हो गया कि 1250 रुपये की बेची गई है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो भी है वो 1250 का बेचा गया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना आप लोग, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये 1000 की थी, 1250 की बेची गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि इसको कितने का लाभ हुआ। अब देखो 1020, हाँ, तो 1250 में से 1020 घटा दो, ठीक है। तो कितने का बचेगा, 30, 230। तो 230 का लाभ हुआ है। क्यों, इसके पास तो इतनी की कॉस्ट आई थी और बेची गई है 1250 की। तो देख लो डिफरेंस कितने का, उतने का तो प्रॉफिट होगा। तो 230 रुपये का इसे प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। आकाश ने वीरेंद्र से 4 वर्ष की अवधि में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 62,000 रुपये उधार लिया, ठीक है। और पूछा गया ऋण चुकाते समय आकाश को कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखो इसके जैसा ही क्वेश्चन अभी क्या है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आसान सा क्वेश्चन है, रेट दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है, ऐसा ही पूछा है, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, टाइम 4 वर्ष दे रखा है। तो अपना अपना आंसर भेज सकते हैं आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और देखते हैं कि 8 में क्या दिया गया है। 8 रेशो का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, खैर समझ लेते हैं। कह रहा है 6i बराबर है 8j के, ठीक है, बराबर है 15k की। अब हमें रेशो निकालना है किसका, i बराबर ij k का रेशो निकालना है, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसे वैल्यू बराबर में दिया जाए और हमसे रेशो पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास कितना, 15 8 120, है ना।
एलसीएम ले लिया हमने इसका 120। अब देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे, आई से इसको डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 दूनी 12। हमने 6 से 120 को डिवाइड किया तो 20 आ गया। 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये आ गया 15। बात क्लियर है। और इसी प्रकार से 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास 8। तो बस 20, 15, 8 इट विल बी योर आंसर आई, जे एंड के। तो कभी भी ऐसे आए तो आप एलसीएम लेंगे और रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। और याद रहे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं बताता हूं तो उसके जैसे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे उस कॉन्सेप्ट से 101% होंगे ही होंगे। तो ये संदेह मत रखना कि इससे और अन्य क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक वस्तु की कीमत में क्रमिक रूप से 35% और 48% और 56% की वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत में शुद्ध प्रतिशत लगभग कितना है, शुद्ध प्रतिशत की वृद्धि कितनी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी अब देखो कुछ नहीं दिया ना, तो हम इनिशियली 100 मान लेते हैं और हम 100 पर ही वृद्धि करेंगे। तो 100 पर वृद्धि, पहली वृद्धि 135%, 135 ही है ना, हाँ। तो 35 की वृद्धि तो 100 पर ही वृद्धि 135 हो जाएगा। परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 148% तो फिर से परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ पर भी 100 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 56% की वृद्धि है तो 156/100 आ गया। बात क्लियर है। 100 से 100 को काटा। अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो मल्टीप्लाई करके मैं आपको आसान तरीके से बता दूं क्या। देखो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 311,6900, ठीक है। हाँ यही आएगा। और नीचे क्या है, देखो हमने सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई की है और अपॉन में जो आ जाएगा 100 और यहाँ पर 100, ये 2 0 से 2 0 इसकी कट गई। अब देखो जैसे यहाँ 2 0 है ना, तो इसका मतलब पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, ठीक है ना। अब इनको काटने नहीं बैठेंगे हम, सीधा 2 0 हैं तो इसका मतलब दशमलव के बाद दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। बात क्लियर है। अब देखो इनिशियली हमने 100 माना था, इसमें से 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 से ज़्यादा होता है तो वृद्धि, 100 से कम होता है तो कमी होती है। तो 69.112, तो 211.69 इट विल बी योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी। फिर भी डाउट बन रहा है तो वीडियो को आगे पीछे करो और फिर समझने की कोशिश करो। खैर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, 10 की बात करेंगे ना। हाँ, यदि अली 10 किलोमीटर यही है ना, यदि अली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह एक निश्चित समय में 12 किलोमीटर अधिक चलता है, ठीक है। उस समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, ठीक है। देखो पहले तो अली की स्पीड निकाल देते हैं। तो स्पीड की बात करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और स्पीड हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब है निश्चित, और निश्चित का मतलब है दो व्यक्तियों के द्वारा चली गई दूरी। जैसे यहाँ से आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो यहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे, यहाँ से मेरठ चले जाओ, तो यहाँ से मेरठ जाना और मेरठ से फिर दिल्ली वापसी आना, तो इसका मतलब आपने सेम दूरी तय की है यहाँ से जाने में वहाँ से आने में, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो कहलाता है। मेरी बात को याद रखना, कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, यहाँ बताना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि PYQ कर रहे हैं, पेपर से आधारित कर रहे हैं हम, ठीक है, कि पेपर में कैसे जल्दी कर पाओ। आ जाओ, तो जो डिस्टेंस का रेशो है, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसको काट दो, ये 5 और ये 6 हो गया, 5 और 6 हो गया। हमने 2 से काट लिया, इसको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, ठीक है। तो जो स्पीड का रेशो है उसे डिस्टेंस का रेशो कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस कितना फालतू चल रहा है, अगर 10 से चलता है
तो कोई दिक्कत नहीं थी, 12 से चलता है तो उसने डिस्टेंस फालतू चला है। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना फालतू चला है, तो 1 फालतू चला, और 1 की वैल्यू कितनी कह रहा है क्वेश्चन में, ये 1 की वैल्यू दी गई है आपको 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू 12, तो कह रहा है कि इनिशियली जो उसने दूरी तय की है वो कितनी थी। एक बार देख लेते हैं, उस समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी कौन सी है, जो पहले वाली दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक, एक्चुअल में। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 60 किलोमीटर थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। आ जाओ भाई 11। एक बेईमान दुकानदार, अच्छा बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का ही 850 ग्राम का ही वास्तविक बाट का उपयोग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। देखो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब वो कहता है कि भाई जैसे उसके पास दुकानदार आया, उसने कहा भाई साहब क्या रेट है, उसने कहा कि आप तो हमारे अपने हो, जो रेट लाया हूँ वही रेट आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 कितना 75 तोलता है, 875 ग्राम तोलता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो चोरी करके प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, 125 ग्राम का। अच्छा ये 825 है, 825। ठीक है, तो यहाँ से 1000 ग्राम बेचता है। ठीक है, 1000 ग्राम एक्चुअल में बेचता नहीं है, बेचता कितना है 825 ग्राम। लेकिन सामने वाले को कहता है, ग्राहक को, कि भाई हम तो तुम्हें 1 किलो ही दे रहे हैं, रेट टू रेट दे रहे हैं। तो यहाँ से वो प्रॉफिट ले रहा है 175 ग्राम का। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो 175 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है किस पर, 1 किलो पर। और आगे क्या कहा गया है, हाँ वो कहता है कि बाट का उपयोग करता है 8 किलो गेहूँ बेचने पर। अब देखना 1 किलो बेचने पर उसे इतने का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये 8 किलो बेचेगा तो कितने का लाभ होगा, तो मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। भाई 1 की वैल्यू 175 थी, तो 8 की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 से काटा 25। ठीक है, 4 से काटा 25, 1 0 रह गई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 25 एकम 25 हो गया, और 25 सत्ते 175 होता है, 2 पंजे 10। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी कोशिश करना ठीक करने की, जिसकी भी वीक है। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 7/5 आ गई। 1 की वैल्यू 7/5 आ गई। मतलब ये हो गया कि 8 किलोग्राम बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितने का होता है, 7/5 का प्रॉफिट होता है। 7/5 का हमने प्रॉफिट निकाल लिया 8 किलो के बेचने पर। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो उसका लाभ प्रतिशत है ना। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। पूछा क्या गया एक बार देख लेंगे, 8 किलो के बेचने पर उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज़ देखो, वो 825 ग्राम बेचता है, तो हम ये और देख लेते हैं कि 825 ग्राम बेचता है तो 8 किलो पर कितनी क्वांटिटी उसकी चली जाएगी। तो क्वांटिटी देख लेते हैं कि, और यहाँ पर फिर से कन्वर्ट कर दिया, 1 किलो को 1000 ग्राम में है ना, ये तो किलो था ही। तो 4 दूनी 8, फिर से काटा 4 से 25, और 55 25 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, और बचेगा हमारे पास कितना, 5 30 55 25। ठीक है, 5 तिया 15, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो आया है वो आया है 31/5। कुछ अपनापन क्यों नहीं आ रहा हमें, खैर कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार, है ना। 31/5। अब देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हो किस पर रहा है, इस क्वांटिटी पर हो रहा है। हमने यहाँ पर भी 1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर भी। तो 7/5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 31/5 पर। ठीक है, जब ऐसी वैल्यू आती है तो 1/3 हो जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर पलट के चली जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5/31, और यही वैल्यू यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो यहाँ से कितनी है, 7/31, 7/31 इंटू में 100।
ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो ये हो गया 31 को भाग देंगे किससे, 700 से। तो 31 दूनी 62, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे तक। और ये गया हमारे पास कितना, 6, 31 एकम 31 तो 21। अच्छा और भी काटना पड़ेगा हमें, तो 31 दूनी 62। अच्छा 31 एकम 31 गया, नीचे तक दिख रहा है क्या, मुझे लग नहीं रहा, हाँ यहीं तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया हमारे पास 29। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये 290 बन जाएगा। 29 का कितना बन जाएगा, 290, ठीक है। अब 290 इससे जो जाएगा लगभग कितनी बार जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 21 तो आ ही रहा है ना हमारे पास, 21.21 जाएगा, ठीक है। इसको बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रहा इसमें। हमने डिवाइड कर रहे हैं किसको, 700 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 31 से डिवाइड किया, और आंसर जो आएगा अप्रोक्स में आएगा 21.21% आपका आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया गया है। राहुल अपने वेतन का 3/8 भाग किराए पर और शेष का 1/8 किराने के सामान पर खर्च करता है। शेष वेतन का आधा भाग बिजली के भुगतान पर खर्च किया गया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, खैर इतना टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं कहेंगे, एक ठीक सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी का सॉल्यूशन करा दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, पेपर आ रहे हैं, देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो जिसका भी ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 तो हो गया, हाँ 13 की बात करेंगे, ठीक है। 13 की बात करेंगे। 13 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा 50% की दो क्रमिक वृद्धि, 50% की दो क्रमिक वृद्धि कॉमा y% की एकल वृद्धि के बराबर है, ठीक है। तो देखो हम इनिशियली फिर से 100 मानेंगे, ठीक है। 50% की वृद्धि का मतलब होता है 100 पर वृद्धि। तो देखो 100 पर वृद्धि हुई है तो 150 बोलेंगे, 50 की वृद्धि तो 150 बोलेंगे, कमी होती है तो 100 पर ही कमी करते हैं, ठीक है, अपॉन में 100। अब 2 बार वृद्धि की गई है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना 50% की दो क्रमिक वृद्धि, ठीक है। क्रमिक का मतलब क्रम से हुई है, 2 0 से 2 0, इससे इसको काटा, इससे इसको काटा, हमारे पास आ गया 225%। अब देखो 225%, इनिशियली हमने 100 तो माना ही था कि 100 लेके चल रहे हैं, तो जो इनिशियली माना था उसको घटा देंगे तो हमारे एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 125%, और ये बराबर है किसके, y% के। तो बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि y की वैल्यू आ गई 125%, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ये प्रत्येक 50% की दो क्रमिक कमी। अब देखो कमी कर दी तो इनिशियली फिर से 100 माना और कमी की है तो 100 में से 50 घटा तो 50 बचा, 50 इंटू में 50, यहाँ पर भी 50 हो गया, यहाँ पर भी 50 हो गया, 50 से 50 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया हमारे पास 25। अब देखो ये 25% आया, अब ये 25% इसमें से 100 घटाएंगे, भाई मैंने बताया ना 100 से ज़्यादा था ये, 225, 100 से ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था 125, तो इसका मतलब वृद्धि हो गई। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 75 कम है, तो इसका मतलब 100 में से घटा दिया तो 75% आ गया, और ये क्या है, इसकी कमी है, 75 की कमी है। बात क्लियर है, हमने निकाल दिया दोनों का। अब कह रहा है कि वाई जेड से लगभग कितना % अधिक है। तो देखो वाई जो है वो जेड से लगभग कितना % अधिक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना अधिक है, 25 25 50 अधिक है, 50 अधिक है किस पर, 75 पर, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है किससे, जेड से, ठीक है, और ये जेड की वैल्यू है निकली है। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 200, तो 200/3, 200/3 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 66 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इसको अप्रॉक्स में दिया गया है आपका आंसर कितना, 67%, ठीक है। और इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई इतना तो आता होगा करना, ठीक है ना। तो 67 पॉइंट अप्रॉक्स में जाएगा, इसको काटेंगे तो 66 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, और चलते हैं 14 के सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं ये 14 में क्या दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कह रहा है एक आदमी ने
एक आदमी ने 12,560 का एक स्कूटर खरीदा और इसे 18% की हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा है, मान के चले हम 100 का लिया, ठीक है, और ये बेचता है कितने 18% की हानि पर। अब 100 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा हमारे पास, तो आप लोग कहेंगे 82% बचेगा। 100 में से 18 घटाएंगे तो 82। अब ये क्या आ गया, ये SP आ गया, ये CP आ गया, ये SP आ गया, ठीक है। हाँ तो एक आदमी, हाँ तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको 12,560। हमसे SP की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई में 82% कर देंगे बस, अपॉन में 0, 0 से 0 काट दिया हमने, और जाएगा ये आपका कितना, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10,299.2, ठीक है। यहाँ पर एक 0 है ना, तो ये एक 0 हटेगी तो ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। 1256 की मल्टीप्लाई की है 82 से, और नीचे से एक अंक के बाद, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, है ना, 15 की। तो 15 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिस पर 3 लोग दौड़ रहे हैं, कौन, ABC, ठीक है, ABC। इनकी जो स्पीड दे रखी है, एक की दे रखी है 4 मीटर, ठीक है, एक की 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, B की जो स्पीड दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड दे रखी है, C की जो स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। बात क्लियर है ना इतनी, ठीक है। और कह रहा है कि A और C वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत का मतलब होता है बाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है, और दक्षिणाव्रत का मतलब होता है कि दाईं ओर चल रहे हैं। शुरुआत के कितने समय के बाद तीनों पुनः पथ पर कहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो देखो इसके बारे में कह रहा है कि AC तो इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, AC, और B जो हैगा वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 8 और 6 ये रही होगी, नहीं 4 और 6, इनकी जो स्पीड है वो 4 और 6 है, ठीक है। और यहाँ जो स्पीड है, A की स्पीड जो हैगी, A की जो स्पीड हैगी, A की स्पीड है, B और C दौड़ रहे हैं क्या, A और C है ना, A और C, तो A और C की स्पीड यहाँ पर लिख लेते हैं हम। A की स्पीड 4 है और C की स्पीड हैगी 6, ठीक है। और यहाँ पर बचा हमारे पास B की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 8। तो हमें डिस्टेंस टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है टोटल डिस्टेंस 600, ठीक है। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 600 बटे में एक बार इसको जुड़ लेंगे, 8 4 12 और 8 6 14। नहीं जी नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर है। ये वैल्यू वैसे यहाँ होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बाद बाकी एक बार फिर भी देख लेंगे क्वेश्चन को। ये वैल्यू होनी चाहिए थी A, ये जो डायरेक्शन है ना AB यहाँ पर होना चाहिए था, AB, B की कितनी है 8 है, और यहाँ होना चाहिए था A बोल रहे हैं या फिर C बोल रहे हैं, C भी हो सकता था यहाँ पर, है ना। C की हो गई 6, C की हो गई 6, नहीं यहाँ पर C नहीं होता वैसे, C यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो होगा 8 4 12, 8 और 4, ये 4 होगा, मतलब कि A यहाँ पर होना चाहिए, वैसे A यहाँ पर होना चाहिए और B और C यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, B और C। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी ना, तो 8 और 4 12 से इसको काटेंगे, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो टाइम जब भी तो निकलेगा हमारे पास 50 सेकंड। अब हर 50 सेकंड में वो एक दूसरे को मिलेंगे, हर 50 सेकंड में एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। और एक बार फिर इसका जोड़ लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो गई 10, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब ये 60 सेकंड आ गया। अब देखो हर 50 सेकंड में मिलेगा, हर 60 सेकंड में मिलेगा, तो इसका मतलब इन दोनों का LCM ही क्या होगा, इनका मीटिंग पॉइंट होगा, तो इसका मतलब 300 सेकंड में मिलेंगे। देखो 300 सेकंड एकदम सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, और आंसर भी जो D2+B द्वारा दिया गया है, तो 300 सेकंड ही है। अगर मान के चलो मैं इसको ले लेता हूँ, तो मुझे ये जोड़ना पड़ता 8 और 6 14, तो 14 से तो 600 कटेगा नहीं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो शायद मेरे हिसाब से इसमें एरर है, बात बाकी एक बार फिर भी मैं इस क्वेश्चन को देख लूँगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, है ना। 16 देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन अच्छा है, खुद से कर सकते हैं आप, पहले ट्राई कर सकते हैं आप। देखो कौन है ये, झील के पास एक माड़िक था, उसके हाथ से गिरकर 4 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, माड़िक एक हीरा होता है शायद, है ना, टूट के गिर गया। 4 टुकड़े का भार 1:3:5:7 के अनुपात में था। ठीक है, माड़िक की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। जब टुकड़े बेचे गए तो झील को 68,800 रुपये कम मिले, तो माड़िक की मूल कीमत क्या है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। देखो पहले जो था उसके पास कितना था, 1:3 इस अनुपात में टूटा है ना, पहले 1, 3, 5 और 7। ठीक है, के अनुपात में है। माड़िक ने कीमत उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके वर्ग के बराबर है तो वर्ग कर लेते हैं, इसका 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया हमारे पास कितना, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो गया, और ये हो गया हमारे पास कितना, 7 का स्क्वायर हो गया 49। बात क्लियर है। अब इन स्क्वायरों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये हो गया 25, 10, 35, 35 और 50, तो ये आ रहा है हमारे पास 84। बात क्लियर है। अच्छा पहले वाले को देख लेते हैं, जब टूटा नहीं था तो टोटल कितना रहा होगा, ये 7, 5, 12, 12 और 4, 12, 4, 16। एक चीज़ देखो, जो भी चीज़ है वो मणिक वगैरह जो भी है, पहले जब टूटा नहीं तो ये 16 होगा। ठीक है, टूटने के बाद वो ऐसे हो गया और उसके वर्ग भी बन गया, तो वर्ग बन गया। अगर हम पहले वाले का वर्ग कर लेते हैं जब टूटा नहीं था, तो ये हो रहा है 256, और बाद में जब वर्ग कर लिया तो ये हो गया कितना, 84। तो ये इसका कितना नुकसान हुआ है, तो यहाँ से दिख रहा है इसका जो नुकसान हुआ है 256 में से हमने 84 घटा दिया, हमारे पास 2 बचा, और ये बचा 8, 7, है ना, और 172। तो हमारे पास 172 बचा है। उसने कहा कि उसके पास जो बचा हुआ है वो 64 कितना था, 68,800, है ना, 68,800। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 17 चौक 68 होता है, तो 1 की वैल्यू 4। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया और वो 4 बार गया, 2 0 एज इट इज़ आ गई। ठीक है, हमने 1 की वैल्यू कितनी निकाल दी, 400 निकाल दी। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, माणिक की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। माणिक की मूल कीमत ज्ञात करनी है, और मूल कीमत कितनी है उसकी, 256। तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 256 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका कितना, 102, 400 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका, ये निकल करके आ जाएगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो भी कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सुरेश अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि विनय अकेला इस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, कौन था, सुरेश हो गया, विनय हो गया, ये करता है 12 दिन में और ये करता है 16 दिन में। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो एलसीएम ले लेंगे, है ना, और एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 48 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सुरेश और विनय इसे 6400 रुपये में करना स्वीकार करते हैं। ठीक है, राम की सहायता से, अब देखो एक व्यक्ति और आ गया राम। देखो यहाँ से अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो 12 चौक 48, 16 3 48, हम भाग कर रहे हैं ना टोटल वर्क से, तो इसकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई किसकी, एस की और वी की, सुरेश की और विनय की। बात क्लियर है। कह रहा है कि अगर कौन राम भी इनके साथ आ जाता है तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। काम 6 दिन या 8 दिन में, कितना दे रखा है, 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताना आप लोग, अगर 48 काम को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, तो मतलब कि तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 8 होनी थी। तीनों की एफिशिएंसी समझ पा रहे हो, यहाँ हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो एफिशिएंसी निकल जाएगी टोटल 8, अगर सहायता कर रहा है राम भी तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि 4 और 3 7 तो है ही, तो बची हुई एफिशिएंसी किसकी रही होगी? बची हुई एफिशिएंसी रही होगी किसकी? राम की। राम की कितनी आ गई? 1। इतनी बात मेरी समझ आई ना? हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, 4 3 7, उसने कहा कि 6 दिन में कर दिया, तो इसका मतलब हो गया 6 दिन में कर दिया, तो स्पीड जो है या फिर एफिशिएंसी एक ही बात होती है, वो रही होगी टोटल कितनी? 8। इन दोनों की तो 7 है, तो इसका मतलब बची हुई राम की रही होगी। चलिए ठीक है, तो आप लोग इतनी बात समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन तीनों का पैसा मिलाकर कितना है? ठीक है, देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, लेकिन काम तीनों कर रहे हैं तो पैसा भी तीनों पे होगा। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 4 3 7 और 1 8। अब इसकी वैल्यू टोटल जो क्वेश्चन में दे रखी है 6400 रुपये दे रखी है। राम का पैसा पूछा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 2 64, 1 की वैल्यू 8 आ गई। राम की वैल्यू पूछी थी, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? 800 रुपये ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्या पूछा गया था एक बार फिर से देख लेते हैं। राम को कितना भुगतान करना होगा? तो राम क्या कितना आ गया? 800 रुपये आ गया। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, और 18 में क्या दिया गया है? देखो क्या कह रहा है कि y, देखो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया है वैसे। ठीक है, 18 इसका मतलब होता है, जैसे आपको दिया गया रेसो एक्स वाई, रेसो प्रोपोर्शन का साइन होता है ये अनुपात, ये समानुपात, और मान के चलो ए बी ले लो ना यहाँ पर, ए बी और सी डी, तो इसका मतलब होता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 20 बटे वाई, 20 बटे वाई बराबर होगा किसके? वाई बटे 18 के। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो एक चीज़ देखो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर बनेगा 360। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू जो बनेगी किसकी बनेगी? ये वैल्यू देखो हम क्या करते हैं, 360 को भाग फैक्टर कर देते हैं, तो 6 6 36, 60 गया, और 6 एकम 6 10 गया। जिसके पेयर बनते हैं वो रूट के बाहर आ जाता है, जिसके पेयर नहीं बनते वो रूट के अंदर रहता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। और चलेंगे अब 19 की ओर, और देखते हैं कि 19 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 19 38, 28 और y क्रमागत अनुपात हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का निकाल लेते हैं। 19 देखो मैंने बताया था 19 बटे 38, ठीक है, और ये 28 बटे वाई, 28 बटे वाई। तो यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 19 दूनी 38, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 56। हमने यहाँ से सबसे पहले y की वैल्यू निकाल ली। आगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या h अनुपात में दे रखा है, तो यहाँ 84 हो जाएगा, है ना। h बटे 84, देखो अनुपात में मैंने अभी भी बताया था ना, अनुपात में कभी भी होगा तो उसे अपॉन में रख लेंगे, समानुपात होगा तो उसको बराबर में रखेंगे। 84 बटे में कितना दिया गया है आपको? y, 84 बटे वाई। अब देखो y की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 56 निकाली, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 56 को। ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट कर लो। सब कुछ ठीक है ना। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 से काटा तो ये आ गया 4 और 2। सब कुछ ठीक है ना। तो h, अब देखो h निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 3 12, h की वैल्यू कितनी आ गई? 126 निकल करके आ गई, और h की वैल्यू ही हम लोगों से पूछी गई थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, एक मिनट कहाँ चला गया भाई। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहता है कि एक वर्ताकार पथ पर 2916 मीटर लंबी दौड़ में अब्बास और सूरज एक ही दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक ही समय में क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो पुनः कितने समय बाद वह उस पथ पर मिलेंगे। ठीक है, जो भी ट्रैक दे रखा है उस पर मिलेंगे। खैर देखो आ जाओ, मैं तुम्हें आसान सी 2 चीज़ें बताता हूँ। अभी किया भी है हमने, एक ऐसा क्वेश्चन है ना,
चलिए देखो, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। तो यहाँ दो स्पीड दे रखी है आपको। डिस्टेंस तो आपको क्लियर कर दिया उसने कि डिस्टेंस जो हैगा आपका 29 कितना है, 2961, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 2961 है। अब स्पीड क्या है? स्पीड सेम डायरेक्शन है तो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसमें से माइनस हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो डायरेक्शन जो है इनकी एक ही तरफ की है, दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कट जाती है। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो नई स्पीड आ गई यहाँ से माइनस करने के बाद 7 मीटर पर सेकंड आ गई। डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास, स्पीड ये हो गई, तो टाइम पूछा गया है, आसानी से निकाल देंगे। दिस एंड दिस एंड दिस, 7, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो आ गया हमारे पास कितना? 423 सेकंड। और मेरी बात को और ध्यान से समझना, चलो इतना ही बहुत है वैसे तो, ठीक है, 423 सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।